अस्सलामुअलैकुम। अब हम आज बात करेंगे इन कोलिनोमेटिक ड्रग्स की, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग है और निकोटीनिक ड्रग्स है। क्योंकि पिछले में हमने पढ़ लिया था मस्करीनिक वाली कौन सी और बोथ वाली जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ ली थी। अब निकोटीनिक वाली रह गई थी। निकोटीनिक में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, वेरानिसिलिन और सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन का हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है 5 to 10 मिनट्स, और जो वेरानिसिलिन है उसका हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 to 6 आवर्स। अब वेरानिसिलिन जो है हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग निकोटीनिक ड्रग है, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग निकोटीनिक ड्रग। तो अब हमें क्या करना है, ये क्लिनिकल यूज पढ़ लेना है। इसका क्लिनिकल यूज क्या है, यूज एज अ गम और ट्रांसडर्मल पैच फॉर द स्मोकिंग सेसेशन। वेरानिसिलिन हमारे पास कहाँ यूज हो रही है, स्मोकिंग, जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर स्मोकिंग सेसेशन करवाने के लिए हम उनको गम की फॉर्म में या ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में वेरानिसिलिन दे सकते हैं, ताकि उनके जो है स्मोकिंग सेसेशन हो सके, ठीक है, ताकि वो स्मोकिंग से रुक सकें, ठीक है। निकोटीन जब पूरी होती रहेगी, ठीक है, तो उसमें हम मजीद जो है स्मोकिंग के जरिए निकोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से जो है ये स्मोकिंग सेसेशन में काम आ सकती है, इसकी गम्स और ट्रांसडर्मल पैच। उसके बाद आ जाता है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 5 to 10 मिनट्स, ओनली 5 to 10 मिनट्स। बहुत ज़्यादा पोलर होती है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये एक्ट किस पे करती है, एनएम रिसेप्टर्स पे, जो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर एनएम, जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स के ऊपर एनएम निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ पे सक्सिनाइलकोलिन जाके एक्ट करेगी। 5 to 10 मिनट्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और करवाती क्या है, वहाँ पे हमारे पास मसल रिलैक्सेशन करवाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्टिंग है, इसलिए ये एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में ही एक्ट कर रही है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक कर रही है वहाँ पे। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करेगा, वहाँ पे एनएम रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा और साथ मसल रिलैक्सेशन करवा देगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में भी अब हमारे पास कितने किस्म की आ जाती हैं, दो किस्म की बात की थी हमने। एक होते हैं रिवर्सिबल ड्रग्स और एक होते हैं इरिवर्सिबल ड्रग्स। जो रिवर्सिबल ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज के ऊपर एक्ट करके हमारे पास एक्ट करते हैं, और उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है हमारे पास उसको ब्लॉक कर देते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को। एसिटाइलकोलिन उतनी देर तक वहीं पे रहता है, साइनेप्टिक गैप के अंदर जो है हमारे पास रहेगा और अपना एक्शन परफॉर्म करता रहेगा। अब उन ड्रग्स के अंदर क्या क्या जाता है, एड्रोफोनियम, हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जो रिवर्सिबल है ना, उनको हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, एक होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो है एड्रोफोनियम। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, 5 to 10 मिनट्स। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, फाइजोस्टिग्मीन आ जाता है और नियोस्टिग्मीन आ जाता है, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास इस तरह पायरिडोस्टिग्मीन आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल ड्रग्स के अंदर। जो हमारे पास एड्रोफोनियम है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ओनली 5 to 15 मिनट्स है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर फॉल कर रही है। इसका जो यूज़ है, क्लिनिकल यूज़, ये हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस वो डिजीज़ होती है जो कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एक्ट करती हैं किसके ऊपर, एसिटाइलकोलिन वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करके उनको ब्लॉक करवा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक हो गया। अब जब हम ये एड्रोफोनियम एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास फौरन इंक्रीज इन द मसल स्ट्रेंथ आती है। जैसे ही हमारे पास इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ आती है, फौरन हम इसको एडमिनिस्टर करने के बाद तो हम समझ जाते हैं वो पहले जो मसल वीकनेस हुई हुई थी वो किसकी वजह से थी, वो मायस्थीनिया ग्रेविस की वजह से थी, ठीक है। अब जो है हमने वो इंटरमीडिएट एक्टिंग और उसकी बात कर लेते हैं, लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं। अच्छा, अब हम जो है इसके साथ इंटरमीडिएट एक्टिंग जो पीछे हमने पढ़ ली थी वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग थी। अब जो आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये दो हमारे पास फाइजोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन, और लॉन्ग एक्टिंग पायरिडोस्टिग्मीन। जो इनका जो हमारे पास फाइजोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स दोनों का, ठीक है। और जबकि पायरिडोस्टिग्मीन का है 4 आवर्स से लेकर 8 आवर्स तक हमारे पास इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अब फाइजोस्टिग्मीन हमारे पास कहाँ यूज होती है क्लिनिकली, ये हमारे पास यूज होता है जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की ओवरडोज हो जाए तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। जैसे कि एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, एट्रोपिन ओवरडोज होने की वजह से हम उसको जो है फाइजोस्टिग्मीन यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नियोस्टिग्मीन के अंदर। नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन का फंक्शन एक ही होता है, क्लिनिकल यूज एक ही है। पोलर इन कैरेक्टर है एंड डज नॉट एब्सॉर्ब फ्रॉम जीएटी एंड डज नॉट एंटर द सीएनएस, ठीक है।
कोलरिंग करेक्टर हैं और जीआईटी के अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाते सही तरह और सीएनएस के अंदर भी नहीं जाते, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होते हैं, हमारे पास यूज होते हैं रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। जो हम मायस्थीनिया एनएम जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एंड पे जो हमने पढ़ लिया था कि जो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस करवा रहा होता है, वहाँ पे हमारे पास इनके सिम्टम्स को रिड्यूस करवा रहा होता है, ठीक है, उनकी मसल की स्ट्रेंथ को वापस ला रहा होता है। दूसरा क्या करता है, यानी कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को वहाँ बढ़ा देता है ना, एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी कमी की वजह से तो हो रहा था जब वो रिसेप्टर्स ब्लॉक थे, तो उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। दूसरा क्या होगा, हमारे पास जो ब्लैडर और जीआईटी है उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। ब्लैडर से जो है हमारे पास यूरिनेशन करवाएगा और जीआईटी के अंदर जो है हमारे पास डेफिकेशन करवाएगा, यानी जीआई मोटिलिटी बढ़ाएगा और उनके जो स्फिंक्टर्स है वो ओपन करेगा। इसी तरह ब्लैडर के स्फिंक्टर भी ओपन करेगा और उसके अंदर से यूरिनेशन करवाएगा। उसके बाद क्या करता है, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एनएम जो है हमारे पास एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स होती हैं। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है ना तो उसके अंदर एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स होती हैं, तो उनके इफेक्ट्स को रिवर्स यानी एनेस्थीसिया से वापस लाने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं। उसके अंदर पायरिडोस्टिकमीन है, ताकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट कम हो, एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स को इफेक्ट को खत्म कर सके, उनके इफेक्ट को रिवर्स कर सके, तो उसके अंदर हमारे पास जो है पायरिडोस्टिकमीन दी जा सकती है। अच्छा, अब हमारे पास उन ड्रग्स की बात कर लेते हैं जो पीछे हमारे पास खत्म हो गई है तकरीबन। जो हमारे पास रिवर्सिबल ड्रग थी, एक ड्रग होती है जो कि हमारे पास अल्जाइमर्स डिजीज जो होती है ना, उसकी जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं ना उसको ईज कर दिया, उसके सिम्टम्स को ईज कर दिया, उसकी प्रोग्रेशन को उसका रोकने में इसका कोई किरदार नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसके जो है प्रोग्रेशन होती रहेगी, लेकिन रिवर्सिबल वो ड्रग होती है जो अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स को ईज करती है। क्यों? क्योंकि अल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी की रिडक्शन हो जाती है। कोलिनर्जिक एक्टिविटी की रिडक्शन की वजह से जब हम रिवर्सिबल देते हैं तो ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ाती है और इस तरह उसके सिम्टम्स को ईज करती है। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया जो ड्रग हमारे पास इसके सिम्टम को ईज करती है। आगे आ जाते हैं इरिवर्सिबल हमारे पास ड्रग्स। इरिवर्सिबल ड्रग्स कौन सी होती हैं? इरिवर्सिबल ड्रग्स हमारे पास सिर्फ एक हमने पढ़ी थी, जो इकोथायोफेट, जो कि हमारे पास एस्टेरोकोलेस, ये हमारे पास कौन सी हैं जो डायरेक्ट थी और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट में से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में से इरिवर्सिबल हमारे पास जो रह गई वो इकोथायोफेट है, ठीक है, एक ड्रग थी। ये क्या करता है, ये हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज के साथ क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड बना के उसके अंदर हमारे पास बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी को हमारे पास ब्लॉक रखता है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास सिर्फ इसका क्लिनिकल यूज एक ही है, लिमिटेड, जो हमारे पास वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। इसके अलावा ये कहीं नहीं यूज होता हमारे पास, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स को याद करने के लिए एक आपने कोड याद रखना है, डम्ब-बेल्स, ठीक है। डम से, डी से डायरिया हो गया, यू से यूरिनेशन आ गया, एम से मायोसिस और मसल वीकनेस आ गया, ठीक है, बी से ब्रोंकोलिया, बी से ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, DUMBB, डम्ब-बेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, मसल वीकनेस, ब्रोंकोलिया, ब्रेडिकार्डिया, उसके बाद इमेसिस, ठीक है, लैक्रिमेशन और स्लाइवेशन। ये हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारा चैप्टर कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स वाला खत्म होता है। अगले जो है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।